जम्मू कश्मीर न्यूज में हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में आतंकी हिंसा से पीड़ित परिवारों को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि सभी आतंक पीड़ित परिवारों को नौकरी दी जाएगी और आतंक पीड़ितों के साथ बिना देरी इंसाफ होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकियों, अलगाववादियों और उनके समर्थकों को कठोर चेतावनी देते हुए कहा कि अब आतंकियों को नौकरी में गोली मिलेगी और आतंकवाद पीड़ितों और उनके आश्रितों को इंसाफ और नौकरी दोनों मिलेंगी। जम्मू कश्मीर में कुशासन और आतंक के दिन समाप्त हो चुके हैं। सभी आतंकी घटनाओं की जांच होगी और बचे हुए सभी आतंकी भी जल्द मार गिराए जाएंगे, चाहे आतंकी के बॉर्डर के पास इस पार हो या उस पार, जल्द ही उनका खात्मा होगा। जम्मू में आयोजित कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 82 लोगों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया। नौकरी पाने वालों में 41 आतंक पीड़ित परिवारों के सदस्य हैं, जबकि 41 दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित परिजन हैं। जब से आतंकवाद जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ और 2019 तक जम्मू कश्मीर में 41,949 41,949 दशकों तक यहां की आवाम को गुमराह करने का काम किया। आज भी उनमें से कुछ ऐसे तत्व हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों और भारतवर्ष के आदर्शों का गलत फायदा उठाकर झूठ और सरासर गलत नैरेटिव चलाने का प्रयत्न करते हैं। उन्हें दशकों तक आतंकवादियों और अलगाववादियों के इकोसिस्टम से कोई दिक्कत नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में शांति और विकास स्थापित हो, ये देखकर अनेक लोगों को दर्द होता है, तकलीफ होती है। सभी टेरर विक्टिम केसेस में इन्वेस्टिगेशन होगा, टेरर केसेस में इन्वेस्टिगेशन होगा, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आतंकवादी और उनके सहयोगी चाहे इस तरह हों या सीमा पार हों, उन्हें उनके जघन्य अपराध की कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिले। मैं इसे जम्मू कश्मीर में न्याय के एक नए युग की शुरुआत कहना चाहूंगा। अनमोल जिंदगियां सिर्फ आंकड़ों और सरकारी फाइलों में सिमट कर रह गई थीं और जो परिजन दशकों से सिर्फ वादों के भरोसे जीवन काट रहे थे, उनका इंतजार अब समाप्त हो गया है। उनके रिहेबिलिटेशन के लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी तरह से समर्पित है और समर्पित भाव से काम कर रहा है। और ये आज फिर मैं इस सभागार में दोहराना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि और भी मामले हैं, लेकिन कोई गलत नियुक्ति न हो इसके लिए थोड़ा समय लगता है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि एक भी जेन्युइन केस ऐसा नहीं बचेगा जिसे नियुक्ति न मिल जाए। जो टेरर विक्टिम फैमिली, मैं सभी टेरर विक्टिम फैमिली को एक बार पुनः श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिजन आज अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। मैं माता वैष्णो देवी से उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी प्रार्थना करता हूं और प्रशासन के जिन साथियों ने त्वरित गति से नियुक्ति पत्र बनाने में अपना पूरा योगदान दिया है। तो वहीं जम्मू में जिन आतंकी पीड़ितों के परिजनों को अपॉइंटमेंट लेटर मिले हैं, उन्होंने खुशी जाहिर की और इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए एलजी मनोज सिन्हा को धन्यवाद दिया। यहाँ पे आतंकवाद पनपा है, उसके इकोसिस्टम को खत्म करने की बात तो की गई है एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से, और साथ ये भी कहा गया है जितने भी पीड़ित फैमिलीज हैं जो आतंकवाद से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, उनको भी अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। उनमें से एक आप मेरे साथ मौजूद हैं जिनको आज अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम है मिशकूर अहमद। सर मैं आपको आज एक तरह से हम कहेंगे कि आपके जख्मों के पे मरहम लगाने की कोशिश हुई है आज। ये अपॉइंटमेंट लेटर कितने मायने रखता है आपके लिए? सर सबसे पहले तो एलजी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें नौकरी दी। और उसके बाद सर मेरे पापा मारा थे मिलिटेंटों ने। सर मेरे पापा आर्मी के साथ थे, सर उनको मार दिया था मिलिटेंटों ने। सर हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं एलजी से। हुआ था ये जो हादसा हुआ था, किस तरह से ये घटना घटित हुई थी? सर ये 2005 में मेरा पापा मारा था, 21/8/2005। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर हम रामबन डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, रामबन में ये घटना जब घटी थी तो क्या हुआ था, कितने आतंकवादी थे, क्या उस बात को आप बता पाएंगे? सर 2 आतंकवादी थे, मेरा पापा नहा रहा था, वो आतंकवादी छुप के आए
और मेरे पापा को काट दिया कुल्हाड़ी से। इससे पहले भी 2005 के बाद भी गवर्नमेंट यहाँ पे काफी आई, कोशिश आपकी तरफ से की गई होगी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आज इतने सालों के बाद इंसाफ मिला है, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो एलजी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ये ऑर्डर दिया। तो ऐसी कई फैमिलीज हैं जिनकी फाइलें कई सालों से बंद पड़ी थी, धूल फांकती हुई दिखाई देती थी कई ऐसे महकमों में, जहां पे अब फाइलें न बल्कि जल्दी निकलती हैं, बल्कि एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से ये खास निर्देश दे दिए गए हैं कि जितनी भी फैमिलीज हैं जो टेरर विक्टिम्स हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन हो, और जो विक्टिम की जो नेक्स्ट ऑफ किन है उसको अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया जाए। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, जम्मू। उधर जम्मू कन्वेंशन सेंटर में उपराज्यपाल की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर मिलने से कुछ पीड़ितों ने अपनी जो कहानी सुनाई उसे सुनकर कोई भी दर्द से भर जाएगा। रामबन के रहने वाले युवक जीवन लाल ने बताया कि जब वो 6 महीने के थे तब उनके आतंकी हमले के चलते उनसे सिर से पिता का साया छिन गया था। जीवनलाल के पिता जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान थे जो आतंकियों की तरफ से किए गए बम ब्लास्ट में शहीद हो गए थे। जीवनलाल ने बताया कि उनके पिता की डेड बॉडी 3 दिन तक ढूंढने के बाद कई टुकड़ों में बरामद हुई थी। मेरा नाम जीवनलाल है, मैं हड़ोक तहसील डिस्ट्रिक्ट रामबन का रहने वाला हूँ। सर मैं 6 मंथ का था जब मैंने एक अपने फादर को खो दिया था। वो एक पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करते रहे सर, और पुलिस फोर्स संगलदान में पोस्टेड थे। 20 जनवरी 2004 को पुलिस फोर्स संगलदान के पास मिलिटेंट्स ने एक बम ब्लास्ट किया जिसमें मेरे फादर साहब शहीद हो गए थे। मेरे फादर साहब की बॉडी के सर पीसीज हुए थे और उनकी जो एक टांग थी वो तीसरे दिन मिली थी, और मेरे फादर साहब की बॉडी का एक पीस उठा के एक वुडन ट्रंक में उनका अंतिम संस्कार किया था। और सर उसके बाद मेरी फैमिली में मैं और मेरे मदर थे, और हमारे पास उस टाइम कुछ भी नहीं था सर खाने के लिए, और मेरे मदर खुद भूखे रहे और मुझे खिलाया और मुझे पढ़ाया। सर मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ एलजी सर को। सर अगर आप हो तो तभी ये चीज पॉसिबल हुई है सर। हमने इस जॉब के लिए बहुत स्ट्रगल किया था बट हमारी किसी ने नहीं सुनी सर। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारा साथ दिया, आपने हमारी हेल्प की, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उनने भी सर हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की, और मैं इस जॉब से अपना घर चलाऊंगा और अपनी मदर की सेवा करूंगा। थैंक यू सो मच। वहीं राजौरी के रहने वाले रजत शर्मा की कहानी भी बेहद दर्दनाक है। साल 2010 में आतंकियों ने एक बस पर हमला किया था जिसमें उनकी मां आतंकियों की गोली का शिकार हो गई थी। नमस्कार सभी को। ये इंसिडेंट 11/10/2010 में हुआ था जब एक पुंछ से बस रवाना होती है सिविलियंस की जम्मू की तरफ। डीकेजी जो रास्ते में जगह आती है वहां पे मिलिटेंट्स का ग्रुप सिविलियंस बस के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देता है जिसपे 5 से 6 सिविलियंस मारे जाते हैं। उनपे एक मेरी मदर भी थे। उस इंसिडेंट के बाद जब वो इंसिडेंट हुआ तब मैं 9 साल का था और मेरा बड़ा भाई 13 साल का। जिस उम्र पे एक माँ की गाइडेंस मिलनी चाहिए उस उम्र पे हमें वो गाइडेंस नहीं मिली। मेरे पापा एक बस ड्राइवर थे, अगर वो फैमिली की तरफ ध्यान दे दे तो फाइनेंशियली इश्यू काफी क्रिएट हो जाते थे हमारी फैमिली में। तो काफी चैलेंज फेस करने के बाद हम आगे बढ़ते गए, पर दिमाग में एक ही क्वेश्चन अराइज होता था कि क्या इस केस की कभी सुनवाई होगी। तो थैंक यू एलजी सर कि आपने इन केस को वापस रीओपन करके इनकी सुनवाई की। और साथ में मैं थैंक्स करना चाहूंगा हमारे डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा जी का, जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। उनकी पूरी टीम ने कोई भी लापरवाही या किसी भी तरीके से, कहते हैं कि गवर्नमेंट अगर कहीं भी जाओ तो काफी चक्कर लगाती है, बट ऐसा इस केस में कभी भी नहीं हुआ। तो उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। वहीं कार्यक्रम के बाद एलजी मनोज सिन्हा मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया कि आतंकवाद प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए शुरू की गई योजना के तहत 41 आतंकवाद पीड़ितों के परिजनों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं और ये प्रोसेस लगातार जारी है, और जिन परिवारों को अभी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है उन्हें जल्द ही प्रदान किया जाएगा। कई पुराने मामलों की दोबारा जांच की जा रही है और प्रमाण न मिलने वाले मामलों पर भी जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी सभागार में अनेक लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया था। आज फिर से 41 ऐसे लोगों को जो जिनके परिजनों को आतंकवादियों ने मारा था उन्हें सरकारी नौकरी दी गई है, और बाकी कुछ और भी पुलिस विभाग के केसेस में भी नौकरी प्रदान की। ये सच है कि बड़ी संख्या में
लोगों की जान गई आतंकवाद के कारण, उनकी संपत्ति को नुकसान हुआ, कई मामलों में एफआईआर नहीं हुआ। तो इन सब मामलों में प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रहा है और भी कोई अगर जेन्युइन केस बचा हुआ है तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उनकी नौकरी को भी प्रोसेस किया जा रहा है और आने वाले दिनों में उनको भी नौकरी दी जाएगी। अगर किसी मामले में एफआईआर नहीं हुई थी तो नई एफआईआर होकर के मामले का इन्वेस्टिगेशन और दोषियों को दंड दिलाने का काम जारी है और ये अनवरत चलता रहेगा। अपनी पार्टी ने टनमर्ग में एक कन्वेंशन किया जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष गुलाम हसन मीर ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में भरोसे की राजनीति अपनाने की जरूरत है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि उनकी गलत नीतियों के कारण लोग परेशान हैं। इसके बाद यावर दिलावर मीर ने बोलते हुए उमर अब्दुल्ला की कड़ी आलोचना की और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आर्टिकल 370 और 35A को बहाल कराने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आते ही वो अपने सारे वादे भूल गए। और जो यहां पर मिसट्रस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर के लोगों के दरमियान, इस मिसट्रस्ट को दूर करने की जरूरत है, एतमाद की बहाली की जरूरत है और ये अपॉर्चुन टाइम है इसके लिए। इन्होंने कहा 370 वापस लाएंगे, इन्होंने कहा 35A लाएंगे, इन्होंने कहा गैस सिलेंडर 12 हम मुफ्त देंगे, इन्होंने कहा कि हम 200 यूनिट हर घर को बिजली मुफ्त देंगे। इसी तरह कितने वादे इन्होंने किए, कोई वादा अगर पूरा हुआ होगा तो देख लीजिए। गुलमर्ग में अपनी पार्टी के सीनियर नेता यावर दिलावर मीर ने उमर सरकार को निशाना पर लिया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान एनसी ने धारा 370 और 35A को बहाल करने का वादा करके वोट मांगे थे, लेकिन सत्ता में आते ही वो अपने सभी वादे भूल गए। कल तक कह रही थी अगर दफा 370 को, आर्टिकल 370 को कुछ होगा तो झंडा उठाने के लिए भी कोई तैयार नहीं होगा। कल मैं उनका बयान सुन रहा था, आज वो भी वापस कहते हैं अब जो होगा बातचीत से होगा। ये बातचीत सबसे पहले अगर यहां किसी ने शुरू करने के लिए बोली तो अपनी पार्टी के लीडर ने बोली। कल आप पीएचडी की बात कर रहे थे। बदकिस्मती हमारी ये है, हमने कभी भी अपने सियासी रहनुमाओं से ये नहीं पूछा कि अगर आज आप एक सियासी मौकफ चुनते हैं, अगर आज आपका एक सियासी मंशूर है तो उसका सवाल जवाब करना हमने कभी शुरू नहीं किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल कीजिए, 70 साल के सवाल आपके पास पड़े हुए हैं। गुलाम हसन मीर साहब से सवाल कीजिए, अल्ताफ बुखारी साहब से सवाल कीजिए। सवालों के जवाब पाके सियासी तौर पे मुतमईन होके इनके साथ चलिए। यहां जो आपका इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुमाइंदा है, सबसे पहले सवाल कीजिए उसे आर्टिकल 370 का, सबसे पहले उसे सवाल कीजिए 35A का। बाद में हम बात करेंगे गैस सिलेंडर की। आज उमर साहब कहते हैं मीटर की बात मेरी आंटी ने लगाया है, उसने लगाया। आपको लोगों ने, चाहे गुलमर्ग के हो, रफियाबाद के हो, बारामूला के हो, आपको आम लोगों ने उस मुकाम पे पहुंचाया है, आंटी ने नहीं पहुंचाया है। हम सवाल करने को डरते हैं। बुनियादी गलती शायद कहीं हमारी ही है। जिस वक्त कोई सवाल करता है, एमएलए साहब बोलते हैं ना, ये चुप हो जाएगा। हमने कभी भी कश्मीर के तशक्कुस की बात नहीं। आगे बढ़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने किश्तवाड़ के पैडर में गांधारी इलाके का दौरा किया। यहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की और स्थानीय मुद्दे की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि जरूरी सेवाएं और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। विधायक ने गांधारी में एक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने की योजनाओं की भी घोषणा की। अभी तक अंधेरा था पाउडर गिंदारी, अभी थोड़ा लेट पहुंचेगा तो पाउडर गिंदारी बनेगा। 6 महीना हम बर्फ में रहता है, हम जल्दी जल्दी हमारे लिए यहाँ ये क्या बोलना, ये जहाज भी होना चाहिए। 7-8 महीना हम बर्फ में रहता है। पूरे गंधारी में लाइट, पूरा गंधारी में, बट उससे तुम तक नहीं आए। तुम तक रोड पहुंच गया, रिसेंटली रोड तो पहुंच गया। हमें भी, हम तो यही चाहते हैं कि लाइट भी पहुंच जाए अब जल्द से जल्द, क्योंकि लाइट की भी बहुत ज़रूरत होती है और रोड भी
जहाँ तक कि हो सके जल्द से जल्द पहुँचना चाहिए। और यहाँ पे उतना अच्छा फैसिलिटी नहीं है, जिसके आप देख सकते हैं रोड तो बार बार ख़राब होते जा रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि अच्छे से रोड बने और जल्द से जल्द लाइट वगैरह सब सिस्टम हो। राजपुरा के एमएलए गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन की आलोचना करते हुए कहा कि ये पार्टियां जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं। मीर ने ये बातें पुलवामा के अलग अलग कंडी इलाकों का दौरा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पीडीपी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, जिसके बाद जम्मू कश्मीर को राज्य को यूटी बना दिया गया। अब यही लोग मौजूदा यूटी सरकार का विरोध कर रहे हैं, जबकि मौजूदा सरकार मुश्किलों के बावजूद आम लोगों को राहत देने का काम कर रही है। बीजेपी के साथ सरकार बनाई है और उनको मैं बार बार यही कह रहा हूं, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मैं महबूबा मुफ्ती जी को मशवरा दे रहा हूं, अपने गिरेबान में झांके और देखे। जब उसने 2014 में सरकार यहाँ संभाली, वो लोगों से उन्होंने वोट हासिल किए। जब वो यशगोजा आई या ओबामा आई, उन्होंने उस वक्त लोगों से क्या वादा किया? उस वक्त यही वादा था उनको कि अगर हम आप हमको इक़्तिदार दोगे तो हम बीजेपी को बलखनपुर से दूर करेंगे यहाँ। लेकिन फिर बीजेपी को गोद में लाकर यहाँ हुकूमत बनाई, और जिसकी वजह से आज जो मुश्किलात यहाँ लोग सह रहे हैं, जो हमारी तशक्कुस को छीना गया, इज्जत आबरू पर हमला किया गया, हमारी स्टेट को छीना गया, रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, इसकी जिम्मेवार तो पीडीपी है, इसके जिम्मेवार तो सजाद लोन है। वो तनकीद क्या करेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की? आज यूटी के हुकूमत में, यूटी के गवर्नमेंट में भी कि इन मुश्किलात में भी उमर साहब इस वक्त काम कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि डेवलपमेंट हो रही है, काफी डेवलपमेंट हो जाएगी, और आगे काफी आप देखोगे कि कितनी डेवलपमेंट हो जाएगी। और यहां फिलहाल रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। श्रीलंका में ऑपरेशन सागर बंदूक के तहत कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल जगनीत गिल ने दोनों देशों की मानवीय सहायता प्रतिबद्धता पर जोर दिया। कहा, भारतीय सेना दल प्रभावित नागरिकों को लगातार चिकित्सा की सहायता दे रही है। डोडा प्रशासन और सिविल सोसाइटी चिली बाला ने GHS चिली बाला में ड्रग जागरूकता कैंपेन का आयोजन किया, जहां विशेषज्ञों ने नशे के दुष्प्रभावों पर जानकारी दी। जागरूकता कैंप में डॉक्टर दानवीर और SI कलीशा देवी ने ड्रग मुक्त समाज की जरूरत पर जोर दिया, लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित समुदाय बनाने की अपील की। किश्तवाड़ के TRC कॉम्प्लेक्स में बीजेपी के यूटी स्तरीय महिला सम्मेलन में MLA शगुन पारिहार का बयान। कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। MLA शगुन पारिहार ने महिलाओं और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने वाली सरकारी योजनाओं पर जोर दिया। कहा, देश की प्रगति में महिलाओं की बढ़ती भूमिका की सराहना। पुलवामा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पशु चोरी के एक बड़े मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 47 चोरी की भेड़ें बरामद की। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बड़गांव में जियोलॉजी और माइनिंग डिपार्टमेंट में गैर कानूनी माइनिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज। SR डिपार्टमेंट ने बड़ी संख्या में गाड़ियां और मशीनें जब्त की। बिशा के कोठे बमनाल निवासी अशोक कुमार के खेतों में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर गुब्बारे को कब्जे में लिया। IIM जम्मू ने पहली बार बसोवली पेंटिंग वर्कशॉप शुरू की, जिसमें छात्रों को 300 साल पुरानी पारंपरिक कला को मास्टर आर्टिस्ट से सीखने का मौका मिला। स्टूडेंट ने इसे जम्मू की जीवंत कलात्मक विरासत के करीब आने का अनोखा अनुभव बताया। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम में LG मनोज सिन्हा ने आतंक पीड़ित परिवार को दिए नियुक्ति पत्र। कन्वेंशन सेंटर में कुल 82 परिवारों को दिए गए नौकरी के नियुक्ति पत्र। आतंक पीड़ित परिवारों ने LG के साथ किया संवाद। कहा कि ये पहले उनके जीवन में स्थायी बदलाव लाएगी। कई परिवार पहले 2 पक्षों के संकट झेल रहे थे, अब उन्हें नई आशा मिली है। आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने के उत्तरी कश्मीर के सोपोर में पुलिस ने प्रतिबंधित तहरीके हुर्रियत से संबंधित 3 लोगों के घरों पर छापे मारे। इसमें जफर इस्लाम निवासी डंगरपुरा, लतीफ अहमद कुलू निवासी आरामपुरा और मोहम्मद अशरफ मलिक के घर शामिल हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस ने UAPA कोर्ट के सर्च वारंट के तहत ये छापेमारी की। इस दौरान इन घरों में संबंधित सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की जांच की गई, जिससे मामले में आगे की कार्रवाई की जा सके।
शालटेंग निर्वाचन क्षेत्र के एक डेलीगेशन ने एनसी के प्रांतीय अध्यक्ष कश्मीर शौकत अहमद मीर से मुलाकात की और पार्टी को कमजोर करने के लिए हो रही गतिविधियों की जानकारी दी। इस दौरान मीर ने भरोसा दिया कि बिना फुल टाइम इंचार्ज वाले निर्वाचन क्षेत्रों की उपेक्षा नहीं की जाएगी। उन्होंने सबको मिलकर पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर जोर दिया। ये डेलीगेशन समन्वयक मीर उमर खुर्शीद के नेतृत्व में मीर से मिला। जो रूरल ब्लॉक है जिसमें हमारा शालटेंग, लावईपोरा, HMT का इलाका आता है, वो यहाँ आए थे। उसमें प्रोमिनेंट वर्कर्स थे, जाले नौजवान थे, जिन्होंने इस चीज का इजहार किया कि जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कॉन्स्टिट्यूएंसी कोऑर्डिनेटर मीर उमर को बनाया है, हम उसकी तायद करते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात पर बरहमगी का इजहार किया कि कुछ लोग अभी भी तंजीम को कमजोर करने पर तुले हुए हैं। मैंने उनको हिदायत दे दी, आप ग्रास रूट लेवल पर तंजीम को मजबूत करिए, क़यादत का साथ दे दी। जब आप मुतफिक होंगे तभी यह तंजीम आगे चलेगी। और जहां तक पार्टी का ताल्लुक है, हायर लेवल पर किसी भी सूरत में इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार नहीं है, पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। उनकी डेवलपमेंट, उनकी तामीर तरक्की का पूरा ख्याल रखा जाएगा। राज्यसभा के 3 नए सदस्यों चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद किचलू और शमी ओबराय ने उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन से मुलाकात की। इस दौरान उपराष्ट्रपति को इन सदस्यों ने जम्मू कश्मीर में विकास की प्रमुख चुनौतियां, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी, सीमित आर्थिक अवसर के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने इन सभी को सहयोग का आश्वासन दिया और क्षेत्र के प्रगति में तेजी लाने पर जोर दिया। जम्मू में भारतीय मजदूर संघ ने नए श्रम कानूनों का स्वागत किया है। जोनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी पवन कुमार ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार इतने व्यापक श्रम सुधार केंद्र सरकार ने लागू किए हैं। नए श्रम कोड्स के लागू होने से निजी और सरकारी क्षेत्रों में काम कर रहे 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को लाभ मिलेगा। साथ ही कर्मचारियों और मजदूरों की परिभाषा स्पष्ट होगी। का कवरेज बड़े व्यापक पैमाने पर बढ़ाया गया। पहले केवल इंडस्ट्री जिसमें 10 कर्मचारी काम करते हैं वही आते थे। अब एस्टेब्लिशमेंट शब्द आया है इसमें। इसका अर्थ ये होता है कि मॉल में काम करने वाला कर्मचारी, दुकान पर काम करने वाला कर्मचारी, स्कूल में काम करने वाला कर्मचारी, किसी भी संस्थान में काम करने वाले 10 से अधिक कर्मचारी इसमें आए। 10 से कम कर्मचारी होने पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ESIC में कवर होंगे। और हैजार्ड इंडस्ट्री में अगर किसी स्थान पर हैजार्ड पर काम होता है तो वहाँ एक कर्मचारी भी काम करता है तो वो ESIC के दायरे में आएगा। उसे सोशल सिक्योरिटी के सारे बेनिफिट, आप सबको जानकारी है कि कर्मचारी को 100 रुपये के पीछे 75 पैसा देना होता है और प्रबंधक को 100 रुपये के पीछे 3.25 रुपया देना होता है। इस 4 रुपये के बदले में कर्मचारी का परिवार, पत्नी, बच्चे, माता पिता और यदि कोई डिपेंडेंट भाई बहन हो, वो सारे इसमें कवर होते हैं। कितनी भी बड़ी बीमारी दुर्भाग्य से क्यों ना आ गई, ऐसा सोशल सिक्योरिटी का दायरा, मैंने जैसे पहले कहा गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, ये सब इस सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आएंगे। बडगाम पुलिस ने होम स्टे प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने होमहमा में रोज कॉटेज होम स्टे में जांच के दौरान पाया कि यहां एक विदेशी नागरिक को बिना जरूरी रिपोर्टिंग के ठहराया गया था। पुलिस के मुताबिक प्रबंधन ने विदेशी मेहमानों के फॉर्म C जमा कराने से जानबूझकर इनकार किया, जो कि जरूरी है, अनिवार्य है। साथ ही यह होम स्टे टूरिज्म विभाग से भी पंजीकृत नहीं था। इसलिए पुलिस ने विदेशी नागरिक अधिनियम की धारा 8 और 23B के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू की है। बडगाम पुलिस ने होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे मालिकों से अपील की है कि वे विदेशी महिलाओं के और मेहमानों के लिए समय पर फॉर्म C जमा करें और नियमों का सख्ती से पालन करें।
इंडिगो संकट के बीच यात्रियों को राहत पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ी पहल की है और कई स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। उधमपुर से नई दिल्ली के बीच लगातार 3 दिनों तक एक स्पेशल वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है। शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम से ये वंदे भारत एक्सप्रेस 12, 13 और 14 दिसंबर को चलेगी। इसमें एयर कंडीशन 20 कोच हैं। उधमपुर पश्चिम से बीजेपी विधायक पवन कुमार गुप्ता ने पीएम मोदी, रेल मंत्री और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का इसके लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि इंडिगो के ऑपरेशन संकट के बीच इस स्पेशल ट्रेन से यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। उन्होंने कश्मीर से दिल्ली के लिए रेगुलर वंदे भारत सेवा का स्टॉपेज उधमपुर को शामिल करने की भी मांग की है। ये बड़ी स्वागत योग्य फैसला है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे यात्री थे जो जे.एंड.के स्टेट में तो आ गए थे, पर उनको जाने की अभी सुविधा उनके पास में कोई मिल नहीं रही थी। इंडिगो के क्राइसिस की वजह से बहुत सारे यात्री जो है वो जहाँ पर रुके हुए हैं, तो उनको जाने के लिए जो सुविधा जो प्रोवाइड की है, ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है। अखनूर के खौड़ क्षेत्र में डीसी राकेश मनहास ने जनता दरबार लगाया और अलग अलग विभाग को लेकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस जनता दरबार में कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिससे मौके पर ही कई समस्याओं का निस्तारण किया गया। स्थानीय लोगों ने बिजली, पानी, सड़क विकास कार्यों की धीमी गति और अन्य जरूरी मांगे डीसी को बताई। डीसी ने जनता दरबार में बाकी रही समस्याओं को संबंधित विभागों को सौंपकर जल्द हल का लोगों को भरोसा दिया। और में जो हमने पब्लिक दरबार यहाँ पे किया है, वाइस चेयरमैन साहब भी साथ में और पूरी प्रशासन की टीम यहाँ पे साथ में। लोगों ने पब्लिक दरबार इसीलिए किया गया है कि लोगों की समस्याओं को हल किया जाए, और मैंने जैसा आपने सुना होगा कि मैंने बोला है, लोगों को यही वादा किया है कि जितनी समस्याएं यहाँ पे लोगों ने बोली हैं जो जेन्युइन है, उनका हल भी किया जाएगा और एक फिक्स टाइमलाइन के अंदर जल्द से जल्द किया जाएगा। 2-3 मेन समस्याएं हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट जोड़ियाँ प्लांवाला रोड की है, मैंने उसका भी एक टाइमलाइन फिक्स करके वादा कि यहाँ पे किया है, गिरफ्त के साथ उसको हम टेकअप करेंगे। बाकी भी जितने मसले हैं उसमें जो जो रिजल्ट है आपको कुछ ही दिनों में दिखना शुरू हो जाएगा।